कि ब्लॉग को छोटा कैसे किया जाए, क्योंकि उस पर कितने ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं। अगर इस साइड देखो तो हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी व कांगड़ा में आधी आधी बसी एक खूबसूरत सी वादियों का नाम है बरोट वैली। या यूँ कहा जाए शहर की भीड़ भाड़ से अलग शांति वाले इलाके में बसा हुआ एक शहर या एक गांव जो है हमारा बरोट वैली। यहाँ आज हम लोग आपको लेकर आएंगे और यहाँ कैसे पहुँचे और यहाँ क्या क्या आपको घूमने के लिए मिलेगा, ये सब हम आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ट्रैवल विद वीके विपुल में आप सभी का स्वागत है। जोगिंदरनगर रीजन के तहसील पद्धर में पड़ने वाला है ये हमारा बरोट वैली, और जो कांगड़ा वाला हिस्सा है वो है तहसील मुल्तान के अंदर। अब बात तो ऐसी है कि वैसे तो ये तहसील पद्धर में है और अलग से तहसील मुल्तान में है, तो इसे जोगिंदरनगर रीजन क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आकर पहुंच चुके हैं जोगिंदरनगर सुबह 7 बजे। इससे पहले आपने मेरा हरियाणा रोडवेज़ का चंडीगढ़ से बैजनाथ वाला व्लॉग ज़रूर देखा होगा। तो अब हम लोग आकर पहुँच चुके हैं जोगिंदरनगर। यहाँ पर ये BS6 गाड़ी रिवर्स होकर लग रही है, जो कि जा रही है मंडी की तरफ। तो अभी यहाँ पर जोगिंदरनगर बस स्टैंड में एक तरफ ये हमारी धर्मशाला मंडी जुड़ी, एक तरफ जोगिंदरनगर मंडी लोकल टाइम और एक सब ये मंडी चंबा गाड़ी बस। सामने से आ गई दिल्ली मंडी जोगिंदरनगर हिमसुत्ता वोल्वो, जो कि HRTC तारा देवी डिपो के द्वारा चलाई जाती है। ये दिल्ली से शाम को 9:27 पर चली थी और ये अब सीधा 4 लेन होकर आती है, यानी बिलासपुर भी नहीं जाती। तो चंडीगढ़ के बाद ये सीधा यहाँ जोगिंदरनगर मंडी सुंदरनगर होते हुए जोगिंदरनगर 7:20 के आसपास सुबह पहुँच गई। बरोट जाने के लिए जोगिंदरनगर से सुबह 7:30 बजे पहली गाड़ी जो बड़ाग्राम तक जाती है, उसके अलावा दूसरी गाड़ी 11:15 बजे जो कि बरोट तक जाती है, और तीसरी गाड़ी शाम को लगभग 2:30 पर बैजनाथ डिपो द्वारा लोहारडी तक चलाई जाती है। तो ये हमारी गाड़ी आ चुकी है जो कि बड़ाग्राम जाने वाली है आज। इसके अलावा एक 5:30 बजे शाम को भी गाड़ी बरोट के लिए जाती है, और उसके अलावा एक धानक लोहारडी रूट भी था HRTC बैजनाथ का, जो भी बंद पड़ा है। तो टोटल HRTC 5 बसेस जाती थी बरोट के लिए, लेकिन अभी सिर्फ 4 ही जा रही है। गाड़ी के चलने का समय तो वैसे यहाँ से लगभग 7:30 बजे का है, लेकिन आज कुछ कारणों से ये लेट हो गए और यहाँ से 7:45 पर निकले। जोगिंदरनगर से बरोट के 40 किलोमीटर के सफ़र का किराया सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये है, लेकिन मेरा ग्रीन कार्ड था इसीलिए मेरा 74 रुपीज़ लगा। HRTC द्वारा ऐसे ही 2 कार्ड चलाए जाते हैं, स्मार्ट कार्ड और ग्रीन कार्ड। स्मार्ट कार्ड आपको पूरी HRTC जहाँ भी जाती है वहाँ 10% छूट दिलाएगा, और ग्रीन कार्ड आपको लोकल एरिया यानी जहाँ का ग्रीन कार्ड है वहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास का एरिया, उसमें आपको 25% का छूट मिलेगी। अब जोगिंदरनगर का मेरे पास ग्रीन कार्ड अवेलेबल है, इसीलिए मेरे यहाँ पर 74 रुपीज़ लगे। अभी तो हम NH 154 पठानकोट मंडी हाईवे में चल रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे और हम जाएंगे वाया शानन होकर। ये जो शानन हाइडल प्रोजेक्ट है, ये पंजाब सरकार और अंग्रेज़ों द्वारा मिलकर बनाया गया था ताकि पंजाब को बिजली प्रोवाइड कराई जा सके। बरोट में बहने वाली उहल नदी के पानी को एक स्लोप बनाकर उतारा गया, जिसके फ्लो से यहाँ ट्यूबलाइन घुमाई गई और जिससे बिजली ऑपरेट करके या बिजली बनाकर आगे पंजाब में भेजी गई। उसके अलावा यहाँ आयुर्वेदिक अनुसंधान या आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, जो कि शानन में ही पड़ता है। ये आप सामने उसे देख सकते हैं। हमारी कांगड़ा घाटी रेल सेवा, उसका निर्माण भी इसी पावर प्रोजेक्ट करके किया गया था। इसका काम जब चलाना था तो यहाँ पर रास्ते काफ़ी ख़राब थे, इसीलिए पठानकोट से शानन तक कर्नल बेटी द्वारा रेल सेवा तैयार की गई, जिससे यहाँ तक सामान लाना और भी आसान हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने और सड़क निर्माण अच्छे होने के बाद यहाँ पर शानन तक रेल सेवा को बंद कर दिया गया और जोगिंदरनगर तक ही रखा गया। उस दौरान स्टीम इंजन चला करते थे, जिससे स्टीम का जो खर्चा था वो पेट्रोल डीजल के खर्चे से ज़्यादा आने लगता था। कांगड़ा घाटी रेल सन 1928 में बनकर तैयार हुई थी, और वहीं ये पावर हाउस सन 1932 में शुरू कर दिया गया था। आज भी रेलवे लाइन के जो कुछ अंश है वो आप सड़कों में देख सकते हैं, और उसके अलावा सामने अब आपको दिखेगा शानन का पावर प्रोजेक्ट। उस दौरान यहाँ शानन पूरा का पूरा पंजाब के अंडर आया करता था, इसलिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बनाया गया, और 99 साल की जो लीज़ थी उस पर यह पंजाब सरकार को दे दिया गया।
अभी 2024 में ये लीज़ ख़त्म हो गई है और इस पे केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल चुका है कि हिमाचल को ये मिलेगा या फिर पंजाब को ये मिलेगा। अभी पंजाब सरकार इसे छोड़ना नहीं चाहती। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत काफ़ी जो पर्यटक की दृष्टि से बन सकती है चीज़, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा बनाई नहीं गई, वो है हॉलेस ट्रॉली। अभी हम आपको सामने दिखाते हैं। यहाँ पर एक हॉलेस ट्रॉली चलती है। ये ट्रॉली पहले 3 चरणों में ब्रोड तक चलाई गई थी। जैसे पहला जोगिंद्रनगर से 18 नंबर या फिर शानन से 18 नंबर, दूसरा 18 नंबर से विंच कैंप, तीसरा विंच कैंप से ब्रोड। अभी 18 नंबर तक जो है वो ट्रॉली अच्छे से काम कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए, मतलब आम जनता को जाना अलाउ नहीं है। अगर परमिशन लेके जाएँ तो जा सकते हैं। उसके अलावा आगे 18 नंबर से विंच कैंप वाली स्नो वगैरह करके डैमेज हो चुकी है, उसका भी रिपेयर वर्क चल रहा है। लेकिन जो आगे ब्रोड वाली है वो प्रॉपर बंद कर दी गई है। वहाँ ब्रोड में 0 पॉइंट में ये ट्रॉली निकला करती थी, लेकिन कुछ कारणों से वो बंद हो गई है। ये एक रोपवे हॉलेज ट्रॉली है और इसके ऊपर डिटेल वीडियो और इसका व्लॉग आपको जल्द हम लेकर आएंगे। उसके अलावा आगे से अगर आप राइट जाएंगे तो आपको छपरोट डैम देखने को मिलेगा, जो कि उहल नदी के एक्स्ट्रा ओवरफ्लो पर बनाया गया है। वो भी देखने में काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे सिवरी माता मंदिर भी है। अगर आप लोग एक बार यहाँ जाएँ तो आप विज़िट ज़रूर करें। जोगिंदरनगर को एशिया की इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर हाउस है। एक शानन में जो कि पंजाब स्टेट द्वारा चलाया जाता है, उसके अलावा बस्सी में हिमाचल द्वारा, और एक चूल्हा पावर प्रोजेक्ट जो कि मछयाल में है वो भी हिमाचल द्वारा चलाया जाता है। जो बस्सी में पावर प्रोजेक्ट है उसका रेस्ट हाउस यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। ये भी शानन में बनाया गया है HPSCB द्वारा, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और इसके अलावा यहाँ पर जो पुराने क्वार्टर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जो ये हिमाचल गवर्नमेंट के हैं। और कुछ ही आगे जाकर यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का भी गेस्ट हाउस आपको देखने को मिलेगा। वो सामने पहाड़ियों में जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, उन पाइपलाइन के द्वारा ही यहाँ पानी नीचे पहुँचाया गया है। और इसके साथ ही है ट्रॉली का जंक्शन भी, यानी 18 नंबर और ट्रॉली लाइन भी। यहाँ से सामने ऊपर की तरफ को आपको हरनाला कॉम्प्लेक्स के नाम से एक कॉलोनी बनाई गई है, जो कि पंजाब स्टेट द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे पंजाब स्टेट के जो वर्कर्स हैं वो रहते हैं। और यहाँ हम राइट की तरफ मुड़ गए, जो कि आगे हार गांव होते हुए हमें हराबाग में निकालेगा, जो कि दोबारा NH 154 में हमें मिला देगा। वैसे तो वाया शानन आए तो जहाँ से हमने डाइवर्जन लिया था और जहाँ हम वापस मिलेंगे वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन गांव का रास्ता और चढ़ाई उतराई होने के कारण यहाँ पे हमें लगभग 20 मिनट के आसपास लग जाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं सीधा आएँ तो 3.5 किलोमीटर का रास्ता 15 मिनट में कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ से आना काफ़ी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये सामने से आ गया हमारा NH 154, जो कि हराबाग वाली तरफ से आ रहा है, और हम फिर से यहीं आकर मिल गए। अब इस इलाके के बारे में मुझे इतनी जानकारी इसलिए थी क्योंकि जो मेरा घर है वो भी यहीं पीछे हरनाला कॉम्प्लेक्स के पास ही है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी और अगर आप समझ चुके हैं कि मेरा घर कौन से लोकेलिटी में है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। और ये सामने है गोवर्धन बोटलिंग प्लांट, जो कि अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं। और यहाँ पर ये कंपनी कुछ टाइम पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी ऐसा सुना है कि ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट होगा, लेकिन कब स्टार्ट होगा इसके बारे में हमें अभी कोई नॉलेज नहीं है। और ये है गुम्मा का एक काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड पॉइंट। 2017 से पहले यहाँ काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ अभी ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं देखे गए। वहीं यहाँ पर गुम्मा साल्ट माइन हुआ करती थी, यहाँ पर खानें हुआ करती थी जिससे नमक निकाला जाता था, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से वो प्रॉपरली बंद कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको अवशेष अभी भी देखने को मिलेंगे, जो पुराने खदान वगैरह थी उनकी। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे नेचुरल जो साल्ट का पानी है, नमकीन पानी है, वो आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने लिए नमकीन पानी ज़रूर लेकर जा सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। NH 154 वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाला NH है, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है कि कोई और रास्ते से हम जा सकें। ऐसे ही छोटे छोटे गलियों से और
शहरों के बीच से, गांव के बीच से ये रास्ता निकलता है। जोगिंदरनगर शहर भी इसी रास्ते के साथ ही बसा हुआ है और ये है हमारा गुम्मा, हिमाचल प्रदेश, जो कि जिला मंडी में पड़ता है। पहले तो ये साल्ट माइनिंग करके काफ़ी फेमस था, लेकिन अभी यहाँ पर साल्ट माइनिंग बंद हो चुकी है। अगर आप गूगल करेंगे तो जो साल्ट रॉक है अभी भी उसका डिस्ट्रिक्ट मंडी ही आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल में ही मिलता है। तो ये है हमारा गुम्मा, कुछ ऐसा दिखता है गुम्मा का बस स्टॉप। उसके बाद हम लोग आकर पहुंच गए घटासनी। घटासनी से हम NH 154 छोड़ देंगे और बरोड का रोड पकड़ लेंगे। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ बड़ा ग्राम बरोड के लिए जाया जा सकता है और सीधा पद्धर मंडी की तरफ और आगे सुंदरनगर या फिर मनाली के लिए भी जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से टर्न लेंगे चुहार घाटी यानी कि बरोड वैली की तरफ। इस पूरी घाटी को चुहार घाटी कहा जाता है। इसके कुछ मुख्य स्थान हैं घटासनी, झटिंगरी, बरोड, बड़ाग्रां, लोहारडी और उसके अलावा राजगुंदा वैली भी इसी में आती है। राजगुंदा के साथ साथ जो सुधार वाला इलाका है जो कि पद्धर की तरफ को पड़ता है वो भी बरोड वैली या फिर चुहार वैली में ही गिना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट आधा मंडी में है और आधा कांगड़ा में है, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। जैसे जैसे हम झटिंगरी की तरफ चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हमें सामने धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाएं दिखने को मिल रही हैं, जिसमें अभी भी बर्फ़ है। वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट में है, वहाँ बर्फ़ काफ़ी टाइम तक रहती है, लेकिन वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं है। ये छोटा सा रोड जो है हमें झटिंगरी की तरफ चढ़ाई चढ़ाकर लेकर जा रहा है। और ये सामने से आ गई म्योट से लेकर मंडी जाने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी डिपो की गाड़ी। और म्योट जो है वो जिला मंडी का आखिरी शहर है इस तरफ, उसके आगे जो है जिला कांगड़ा के शहर ही लग जाते हैं। वैसे तो बरोड से आप बड़ाग्राम की तरफ जाएंगे तो ओहल नदी के दूसरे किनारे म्योट गाँव देखने को मिलेगा। और ये एकदम से आ गई लोहारडी से बैजनाथ जाने वाली गाड़ी। ये HRTC बैजनाथ डिपो द्वारा चलाया जाता है। हमारे चुहार घाटी में जो है यानी बरोड वैली में देवी देवताओं को माने जाने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंदिर आपको देवी देवताओं के देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो प्रमुख देव हैं वो है बड़ा देव हुरंग नारायण जी, और उसके अलावा पहाड़ी वजीर पशाकोट जी, देव अजय पाल और काफ़ी ज़्यादा और भी देवी देवताओं की जैसे देव गहरी की भी पूजा की जाती है। अभी इनके बारे में हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। घटासनी से 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग आकर पहुंच गए झटिंगरी। यहाँ से अगर आप पद्धर होते हुए मंडी जाना चाहते हैं तो वाया सुधार होकर एक रास्ता मंडी के लिए निकल जाता है, एक फूलाधार के लिए और एक बरोड के लिए। और यहाँ से जो सामने रास्ता सीधा चला गया वो चला गया पद्धर मंडी की तरफ और हम लोग मुड़ गए बरोड की तरफ। आइए कुछ यहाँ के देवी देवताओं के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा देव श्री हुरंग नारायण जी, उनको बड़ा देव का दर्जा यहाँ पर जिला मंडी की रानी द्वारा दिया गया था। जब सन 1425 में यहाँ पर मंडी के राजा साहेब सेन की पत्नी को कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वो यहाँ हुरंग नारायण जी के पास आई
उन्होंने अपना अर्जी लगाई, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था नारायण सेन, उनके द्वारा रखा गया। और रानी ने यहाँ पर एक मुख जो है, मुख होता है या फिर मोहरा होता है, वो भी देवता जी को चढ़ाया था। और उसके अलावा पूरी मंडी रियासत के आराध्य देव हुरंग नारायण जी को घोषित कर दिया गया था। उसके बाद मंडी के होने वाले शिवरात्रि फेयर में हुरंग नारायण जी अपना रथ लेकर हर बार आया करते थे, और उसके साथ साथ उन्हें लेने बिजली के पास तक एक सोने की छत्र आया करती थी। लेकिन बड़ा देव का जो मंदिर है वो काफ़ी दुर्गम स्थान पर है, वहाँ पर बर्फ़ वगैरह करके वो हर बार यहाँ शिवरात्रि में नहीं आ पाते थे। और 18 वर्ष लगातार शिवरात्रि में ना आने के कारण जो बड़ा देव का दर्जा है वो सुकेत के एक प्रसिद्ध देवता हैं या सुकेत के आराध्य देव कमरूनाग जी को दे दिया गया। यानी मंडी और सुकेत दोनों को मिलाकर अब मंडी के आराध्य देव कमरूनाग को ही कहा जाता है। लेकिन जो इतिहास के जानकार हैं उन्हें पता है कि आज भी मंडी के आराध्य देव देव श्री हुरंग नारायण ही हैं। देव हुरंग नारायण जो है वो बालक रूप में प्रकट हुए थे हुरंग धार में, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। एक बार की बात है, जब आखिरी बार में उन्हें जब वो यहाँ से चले गए, उस समय की ये कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि वो अपने भेड़ बकरियों चलाने के लिए अपनी एक छड़ी से ज़मीन पर छड़ी मारते थे और वहाँ पानी आ जाया करता था। और वो एक बार लास्ट में जब आखिरी बार ग्वालों ने उन्हें देख लिया तो वो उस छड़ी को बंद करना भूल गए, और वो जो है आज भी वो एक कुंड बन चुका है जो कि हिमरी गंगा के नाम से पद्धर में प्रसिद्ध है। तो ऐसी कुछ है हुरंग नारायण की कहानी। वहीं जो देव पशाकोट है वो पहाड़ी वजीर कहलाते हैं, उन्हें शिव जी का अवतार भी माना जाता है। अगर मेरी जानकारी में कुछ भी त्रुटि हो तो आप उसको कमेंट में पूरी कर सकते हैं। बाकी हमारी हिमाचल देवभूमि है, देवताओं का निवास है यहाँ पर, तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा और भी कहानियाँ आपको जानने को ज़रूर मिलेंगी। यहीं आगे हमें मिलेगा पशाकोट जी का मंदिर जो कि टिक्कन के पास है। ऐसे पूरे गाँव में वो नालदेहरा में पड़ते हैं। तो आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब हुरंग नारायण जी बालक रूप में वहाँ रह रहे थे तो वो एक बूढ़ी औरत के पास रहते थे जिसे नशे करने की काफ़ी ज़्यादा आदत थी। तो वो हुरंग नारायण जी से बार बार तंबाकू मंगाया करती थी और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उसके बाद आज भी उनके रथ के पास, यानी हुरंग नारायण देव का जो रथ है, उस पर किसी भी प्रकार का तंबाकू या धूम्रपान करने वाला व्यक्ति या उसकी सामग्री को लाना बिल्कुल निषेध है। साथ में कोई भी चमड़े की चीज़ उनके रथ के पास नहीं लानी होती। यहाँ पर वैसे देवदार के पेड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी हाइट वाले इलाकों में ही पाए जाते हैं, और ब्रोट वैली की हाइट 6001 फीट अबव द सी लेवल है। यहाँ पर चट्टानों को काट काट के सड़क बनाई गई है जो कि दृश्य किन्नौर के टांडा धांग की तरह लगता है। ऐसा ही कुछ दृश्य आगे देव पशाकोट जी के मंदिर के पास भी है, हम उसे भी आपको दिखाएंगे। तो ये सामने है देवता ढांग यानी कि देव पशाकोट जी का मंदिर। यहाँ से भी वैसे काफ़ी पैदल चलना पड़ता है आगे। अभी जो देवता जी का रथ है वो जोगिंदरनगर लघु शिवरात्रि मेले में गया हुआ है। आज दिनांक 5 तारीख है और आज 5 अप्रैल है और आज जोगिंदरनगर मेले की जो है आखिरी जलेब निकलेगी, जिसकी कुछ क्लिप्स भी मैंने इसके बाद कवर की थी, वो आपको व्लॉग के लास्ट में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले जब ये गाड़ी बैजनाथ डिपो द्वारा चलाई जाती थी तो यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर रुकते थे, देवता जी का आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि ये जो देवता ढांक है ये काफ़ी दिक्कत वाला रास्ता है और इसे सकुशल पार करा दिया जाए, इसका मनोकामना देवता जी के आगे किया करते थे।
और लगातार देवता ढाक के उतराई उतरने के बाद हम लोग आकर पहुंच गए टिक्कन ब्रिज यानी टिक्कन पुल। और यहाँ पे हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं उहल नदी के। ये जो उहल नदी है ये बरोट वैली की शान है। इसका उद्गम धौलाधार रेंजेस के थमसर ग्लेशियर से होता है और पंडोह में जाकर ये ब्यास नदी से मिल जाती है। ब्यास नदी के जलस्तर को बढ़ाने और घटाने में इस नदी का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है और इस नदी के आसपास बसे हुए सभी शहर चौहार घाटी के नाम से भी जाने जाते हैं। उहल नदी पे काफ़ी ज़्यादा सरकारी जो रेस्टोरेंट वगैरह है, सरकारी गेस्ट हाउस होटल वगैरह हैं, वो भी बनाए गए हैं, जिसमें से एक जोगिंदर में भी है। और अभी हम लोग आकर पहुंच गए टिक्कन गांव। टिक्कन जिला मंडी का एक गांव है और यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो बरोट की तरफ जा सकते हैं। टिक्कन में लोगों की सुविधा के लिए एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है जो कि जिला मंडी के अंडर ही आती है। टिक्कन से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो बरोट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकारी बस को यहाँ से पहले ठट्टूकोट जाना पड़ता है। हमें यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे और हम आगे ठट्टूकोट गांव जाएंगे। लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर जाना और 4 ही किलोमीटर आना होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ होती हैं और ये एक बैकवर्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक साइड का एरिया है जहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा बसेज़ अवेलेबल नहीं है। कुछ ही बसेज़ आती हैं, तो बसेज़ को कनेक्टिविटी के लिए एक दूसरे गाँव के साथ ऐसे जोड़ा गया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के पुराने घर देखना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे गांव में ज़रूर आएँ, क्योंकि इन गांव में आज भी अपनी संस्कृति को संभाल कर रखा हुआ है। अब हमारी लोकल भाषा में तो इन घरों के ऊपर ये जो सीमेंट के या फिर पत्थर के जो बनाए गए हैं, इसे सलेट कहा जाता था। यानी कि इसे पत्थर की नक्काशी से कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक बिछाते थे कि ये घर के छत की तरह काम किया करती थी। अभी ये शहरों में देखना तो काफ़ी नामुमकिन सा हो गया है। ऐसे कुछ एरियाज़ में आपको आना पड़ेगा। और आप सामने देख सकते हैं एक 2 मंजिला पुराना घर, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो है वो बैठी हुई है। पहाड़ों में जब घर वगैरह बनाया जाता है तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि पहले बड़े ट्रक से मेन रोड तक सामान लाया जाए, उसके बाद आगे बोलेरो कैंपस से जहाँ तक रास्ता जाता है वहाँ तक, फिर आगे घोड़ों के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। बाकी कई ऐसी जगह भी होती है जहाँ फिर आगे पैदल सामान पहुँचाना पड़ता है। मतलब इतनी दूर तक ट्रांसपोर्टेशन का काम ऐसे ही चलता है। उसके बाद हम लोग आकर पहुंच गए इस सुंदर से गांव में, जो कि है ठल्टूखोड़। यहाँ हम कितने बजे पहुंचे और हर स्टेशन में हम कितने बजे पहुंच रहे थे, उसकी टाइमिंग हम आपको नीचे लिख कर दे रहे हैं, जो कि आप सामने पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सवारियाँ उतारने के बाद हमारी गाड़ी दोबारा से टिक्कन की तरफ मुड़ जाएगी और वहाँ से फिर से बरोट के लिए रवाना होगी।
फल्टू कोट में तो मानो हमारी पूरी बस खाली हो गई। यहाँ पे जितने भी पीछे से सवारियाँ आई थी उसमें से लगभग 90% यहीं उतर गए और बाकी की जो सवारियाँ हैं वो यहाँ से आगे दोबारा बरोड के लिए नई सवारियाँ चढ़ी। यहाँ के लोकल लोगों की जो वेशभूषा है वो बिल्कुल पहाड़ों वाली है। यहाँ पे सदरी, टोपी और जो बाना पूरा जो है वो पहाड़ी बाना ही है यहाँ का, यानी कि जो कपड़े वगैरह हैं वो पहाड़ी रूप से बनाए जाते हैं। ढाटू और उसके अलावा जो पट्टू होता है वो सब यहाँ पे प्रयोग में आया जाता है। हाँ जी, बोल आगे। और यहाँ हम फिर से आ पहुँचे टिक्कन में। अगर हम यहाँ से सीधा चले जाते तो अब तक तो शायद बरोट आ जाता, लेकिन फिर भी यहाँ जाना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ऐसी ज़्यादा बसेज़ नहीं हैं तो कनेक्टिविटी तो रखना ही पड़ेगी। तो अब हम सीधा फिर से जा रहे हैं खटासनी से बरोट वाले ही मार्ग में जिसमें हम पीछे चट्टिंगरी से यहाँ तक आए थे। अप्रैल का महीना चल चुका है और यहाँ पर बुरांस के फूल भी खिल गए हैं। जिन्हें नहीं पता, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बुरांस का फूल खिलता है जो कि एक लाल रंग के पत्तों वाला फूल होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती हैं। गर्मियों में पीने के लिए जूस व जैम, उसके अलावा कुछ दवाइयाँ, कई सारी चीज़ें इस बुरांस के फूल से बनती हैं।
इस्कन से लेकर आगे बड़ा ग्राम तक ये ऊहल नदी हमारे साथ साथ ही चलती है। हमें तो आज बड़ा ग्राम तक नहीं जाना है, हम आपको बरोट ही उतार देंगे, क्योंकि हमें आपको बरोट शहर भी दिखाना था कि बरोट वैली जो है वो है कैसी। अभी बड़ा ग्राम, लोहारडी, ये विलेजेस हम आपको अगले किसी ब्लॉग में कवर ज़रूर करेंगे। इस पर हम एक पूरी सीरीज़ टाइप ही लेकर आएंगे, हर एक वैली को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे। वैसे तो अभी हम लोग तहसील पद्धर में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं, या मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जोगिंदरनगर रीजन क्यों कहलाता है। यहाँ से जो सबसे पास का जो सबसे बड़ा शहर है वो पड़ता है जोगिंदरनगर। अगर आपको चंडीगढ़, पठानकोट, जम्मू, कटरा की तरफ से यहाँ आना है तो आपको पहले जोगिंदरनगर ही आना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से बरोट वैली की तरफ जा सकते हैं। हाँ, अगर आप मंडी से आएँगे तो गटासनी से सीधा भी आप बरोट के लिए चढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के निवासी लोग हैं, वो काम वगैरह करने के लिए या फिर सामान वगैरह लेने के लिए, दिनचर्या के सामान, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, या फिर कोई छोटी से छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें कुछ भी लेना हो तो वो जोगिंदरनगर ही आते हैं। इनके लिए सबसे मेन जो शहर है वो जोगिंदरनगर ही है, इसीलिए इस पूरे रीजन को जोगिंदरनगर रीजन में गिना जाता है, जबकि आधा ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी पड़ता है। इसके अलावा भी इसे जोगिंदरनगर रीजन के ही इलाके कहे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कैंप स्टेज़ के ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप इसको ट्राई करें तो, एक कैंप में रुकना। और उसके अलावा यहाँ बरोट वैली में सबसे फेमस है वो है ट्राउट फ़िश फार्म्स। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राउट फ़िश के फार्म्स हैं। अगर आप लोग नॉनवेज में फ़िश ट्राई करते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। व्लॉग की शुरुआती 10 मिनट में हम लोगों ने आपको जो शानन पावर प्रोजेक्ट दिखाया, उसी का एक मेन पार्ट है ये बरोट वैली। अगर बरोट वैली से लेके शानन पावर प्रोजेक्ट को गिना जाए तो ये 25 से 26 किलोमीटर का टोटल रीजन पड़ता है, जहाँ पे पानी को रोका गया है, स्टोर किया गया है और पाइपलाइन में डाल के फिर से फ़्लो बनाया गया है। यहाँ पर ऊहल नदी के नेचुरल फ़्लो को रोककर एक्स्ट्रा एक फ़्लो उतराई के द्वारा, टनल के द्वारा बनाया गया है। ये भी हम आपको यहाँ शहर में दिखाएंगे, जो नीचे शानन निकलता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये हमारे आगे चली है मन्नू बस सर्विस, जो कि हमारे बाद चली थी जोगिंदरनगर से, लेकिन हमसे पहले पहुँची क्योंकि ये वाया ठट्टूकोट नहीं आते, ये सीधा सीधा आते हैं। अब बात ऐसी है कि जो मन्नू बसेस हैं, अनुराग बसेस हैं, ये इस वैली की एक कहा जाए तो लाइफलाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बीड़ बिलिंग से लेकर बरोट तक, लोहारडी, बड़ा ग्राम जैसे हर एक स्टेशन को कवर करती रहती है। तो एचआरटीसी के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट बस भी अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रही है। तो यहाँ हम लोग आकर पहुँच जाते हैं बरोट वैली, और ये आगे लोहारडी के लिए हमारी मन्नू बस आगे निकल जाती है। और ये थी हमारी एचआरटीसी जोगिंदरनगर डिपो की गाड़ी, जो कि जोगिंदरनगर से आई और आगे बड़ा ग्राम तक जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टाफ के लिए, जिन्होंने हमें फुल कोऑपरेट किया वीडियो बनाने में। तो अब हम लोग आपको घुमाएंगे यहाँ बरोट वैली। ये है हमारी ऊहल नदी, जो कि यहाँ पर बरोट वैली से गुजरती है। इस तरफ तो ये ऊहल नदी का पानी आपको सूखा सूखा सा लगेगा, क्योंकि इसके दूसरी तरफ ही इसका पानी बांध की तरह रोका गया है। ये पालमपुर की पटियाल बस यहाँ शायद टूर बुकिंग के लिए आई है, जो बच्चों को बरोट वैली घुमाने लेकर आए हैं। अभी हम सामने वो पुल क्रॉस करके आए, और इस तरफ से ये जो पानी जा रहा है, ये जा रहा है अब आगे शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो कुछ ऐसा रहा हमारा हिमाचल पथ परिवहन निगम जोगिंदरनगर डिपो की गाड़ी में बरोट वैली तक का सफ़र। अब बात कुछ ऐसी है कि वैसे तो गाड़ी बड़ा ग्राम तक गई आगे, जो कि राजगुंदा का सबसे नियर पॉइंट है, लेकिन वहाँ तक हम नहीं गए क्योंकि हमें आपको बरोट घुमाना था। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को छोटा कैसे किया जाए, क्योंकि उस पर
कितने ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं। अगर इस साइड देखो तो उहल नदी का नज़ारा, ऊपर वाली तरफ देखो तो पहाड़, सारी चीज़ें कवर किया, तो व्लॉग थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा बरोट घुमाते हैं। बरोट वैली फेमस है अपने ट्रूट फिश फार्म के लिए। यहाँ पे मतलब ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ का जो पहाड़ी कल्चर है, यहाँ पे कुल्वी कल्चर यूज़ होता है मैक्सिमम। वैसे ये आधा डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, आधा कांगड़ा में है। आगे का आपको ब्रिज दिखाऊंगा, उसके इस तरफ जो है वो मंडी है, उस तरफ कांगड़ा का मुल्तान पड़ता है। वैसे वो एक ही शहर है, बस नाम अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि ज़िला बंट गया। बाकी यहाँ पर आपको सबसे नियर जोगिंदरनगर जो है वही स्टेशन पड़ता है आउट स्टेशन से आने के लिए। मंडी भी काफ़ी दूर है, तो इस करके इसको जोगिंदरनगर रीजन में भी गिना जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा झरना जैसा दिखाता हूँ जहाँ से पानी अपने आप ओवरफ्लो करके निकल रहा है, वो देखिए सामने। तो अभी हम ये पैदल पुल पार करके इस नदी के दूसरे किनारे आ गए, जो कि है कांगड़ा वाला किनारा मुल्तान। अभी हम आपको वो मेन पुल भी दिखाएंगे जो सड़क में बनाया गया है, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट का बंटवारा हुआ है। जिला मंडी और कांगड़ा नामक मानो एक अनदेखी सी लकीर इनके बीच में खींच दी गई, लेकिन वैसे ये एक ही शहर है। इस तरफ बरोट, उस तरफ मुल्तान है, दोनों एक ही। यहाँ के लोग बाद में जिला मंडी और कांगड़ा के निवासी है, पहले चुहार घाटी के निवासी है। ये लोग अपना कल्चर, अपनी बोली सब कुछ संभाल के रखे हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ वाले अब कांगड़ी है और वहाँ वाले मंडियाल है, नहीं, ये सभी एक ही बरोट वैली के लोग हैं। तो अभी ये जो सामने आपको पुल दिख रहा है, इसके इस तरफ जिला कांगड़ा है और उस तरफ जिला मंडी है। यहाँ आप देख सकते हैं नालदेहरा, कोठी कोहड़ यहाँ से 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर रहते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं लंबादुग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि 25 मेगावाट का है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बन रहा है। ये लंबादुग नाला जो आपके सामने है, इसके साथ साथ ये बन रहा है। और ये भी यहाँ से फिर बिजली उत्पादन करेगा, जो कि तहसील मुल्तान में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और इस तरफ ऐसे हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी लगती है। और ये यहाँ पर पहाड़ी कपड़े, पहाड़ी शॉल वगैरह अपने हाथों से बनाई जा रही है। ये है हमारे जिला मंडी की तरफ का बोर्ड, और आपको कांगड़ा वाला हमने उस तरफ दिखा ही दिया। और ये सामने आप देख सकते हैं मत्स्य पालन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में ट्राउट फार्म बरोट में खोला गया है, उसकी एक झलक। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी हॉस्पिटल भी है, जो कि हम आपको सामने दिखाते हैं। यह है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि बरोट के लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये जो आप पानी सामने देख सकते हैं, ये है उहल नदी का पानी। और ये जो नदी है, इसका जो पानी है वो शानन हाइडल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया गया था, कर्नल बेटी द्वारा जो बनाया था। तो ये जो सामने आप प्रोजेक्ट का पानी देख सकते हैं, यहाँ पे पानी रोका हुआ है, रिजर्वायर है एक टाइप से। और यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए नीचे उतरना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ आपको जैसे पता होगा, जहाँ पर पानी वाला इलाका होता है उसमें हवा काफ़ी अच्छी चलती है। यहाँ भी अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो काफ़ी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है। बाकी बरोट वैली में घूमने के लिए तो यही सब कुछ है। यहाँ पे झील वगैरह, ये जो आप सामने पानी देख सकते हैं, ये सब है। बाकी अगर आप ग्रुप फिश की शौकीन है तो आप एक बार बरोट वैली जरूर विजिट करें। और आप यहाँ आ ही रहे तो शानल का प्रोजेक्ट जोगिंदरनगर भी जरूर देखें। वहीं एक चीज़ मुझे काफ़ी हैरानी वाली लगी कि पूरे बरोट में यहाँ पे एक भी वेज होटल या ढाबा नहीं है। वो सामने से अनुराग बस एक और आ गई। और यहाँ पे बसेस की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। वैसे मतलब अच्छी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, 1 घंटे के अंदर एक बस तो आ ही जाती है पूरे दिन में, तो वो बेटर ही है ऐसे प्लेसेस के लिए। अगर आप लोग क्लीन इन्वायरमेंट के शौकीन है तो आप एक बार बरोट वैली ज़रूर विजिट करें, लेकिन क्लीन को क्लीन बनाए रखना भी आप लोगों की ही जिम्मेवारी है। यहाँ पर 10वीं और 12वीं तक के स्कूल भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों वैसे आपको बताऊं तो घूमने के लिए बरोट में एक 0 पॉइंट भी है साथ में, लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज एक और सीरीज़ लेकर आएंगे इस इलाके की पूरी, जहां पे हम आपको बड़ा ग्राम, लोहारडी जैसे अलग रीजन भी कवर करवाएंगे। हर एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। बाकी फ़िलहाल अब हमें वापस जाना है, तो बस का इंतज़ार करते हैं। तो यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी एक फ़ोटोग्राफी पॉइंट है, यहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको हिमाचली ट्रेडिशन ड्रेस पहनना पसंद है तो यहाँ पे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको लड़कियों या फिर लड़कों वाली ड्रेस बना के आप फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे किसी और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी मैं आपको जोगिंदरनगर मेले के कुछ रथ शैली के दृश्य दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको व्लॉग में कहा था कि मैं आज लास्ट में दिखाऊंगा।